वेलकम बैक ट्रेडर्स। स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम प्राइस एक्शन बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइस एक्शन होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन में प्राइस क्या होता है, जिसमें हम कैंडलस्टिक्स की रीडिंग सीखेंगे जो हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक सीखेंगे। उसके बाद हम ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड को भी हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक देखेंगे, जिसमें हम कैंडलस्टिक्स कंबाइन करेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कंबाइन करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक वॉल्यूम एनालिसिस क्या होती है और हम वॉल्यूम में से ट्रेड कैसे करते हैं। फिर हम ये सारा कुछ कंबाइन करेंगे जिसमें हम कैंडलस्टिक्स प्लस वॉल्यूम प्लस ट्रेंड भी देखेंगे। तो ये एक वीडियो आपकी प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। चाहे आप एक बिगनर हो या एक एडवांस्ड लेवल की ट्रेडर हो, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। आप हमारी चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो के पीडीएफ नोट्स और लाइव जूम क्लासेस की लिंक मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन रेफर्स टू द मोमेंट ऑफ ए सिक्योरिटीज प्राइस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टिपिकली डिस्प्लेड ऑन ए प्राइस चार्ट। इसका मतलब होता है कि एक सिक्योरिटी के प्राइस के साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, वो हमें प्राइस एक्शन दिखाता है। प्राइस एक्शन में हम यूजुअली दो तरह के चार्ट्स यूज करते हैं। पहले टाइप ऑफ चार्ट को हम कैंडलस्टिक चार्ट्स कहते हैं, जो कि मोस्ट ट्रेडर्स यूज करते हैं, और दूसरा टाइप चार्ट होता है उसको हम कहते हैं हैकेनाशी चार्ट्स। प्राइस एक्शन को हम यूज करते हैं फ्यूचर के प्राइसेस की प्रेडिक्शन करने के लिए। इसमें हम यूज करते हैं हिस्टोरिकल प्राइस डाटा को और हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न्स को। यहाँ पर अब हम बात करेंगे टू की कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइस एक्शन, यानी कि हम प्राइस एक्शन में क्या देखते हैं, इसके क्या दो कंपोनेंट्स है। इसका जो सबसे पहला कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं प्राइस, यानी कि सबसे पहले हम प्राइस एक्शन में प्योर प्राइस को ही ऑब्जर्व करते हैं, चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है उसे कहते हैं वॉल्यूम, यानी कि शॉर्ट में आपको याद रखना है कि प्राइस एक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ प्योर प्राइस को देखते हैं और उसके साथ हम वॉल्यूम को देखते हैं। यहाँ पर हम किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम प्राइस एक्शन में प्राइस में क्या देखते हैं और हम प्राइस एक्शन में वॉल्यूम में क्या देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस इन प्राइस एक्शन की, यानी कि प्राइस में हम क्या देखते हैं। सबसे पहले जो हम प्राइस में रीड करते हैं या देखते हैं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। उसके बाद हम ट्रेंड्स देखते हैं, फिर प्राइस पैटर्न्स, और उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स देखते हैं। अगर हम वॉल्यूम इन प्राइस एक्शन की बात करें तो वॉल्यूम में हम देखते हैं एग्रेसिव बाइंग क्या होती है और एग्रेसिव बायर क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रेसिव सेलिंग क्या होती है और एग्रेसिव सेलर क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि वीक बाइंग क्या होती है और वीक सेलिंग क्या होती है। एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर की अगर हम बात करें तो ये वो कॉन्सेप्ट्स है जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं। प्राइस इन प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम कैंडलस्टिक्स देखेंगे। तो कैंडलस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये हमें स्टॉक प्राइसेस के मोमेंट दिखाते हैं, जिसमें ये हमें ओपन, क्लोज, हाई एंड द लो ऑफ द प्राइस दिखाते हैं बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। यानी कि अगर हम 1 मिनट का कैंडल देखेंगे तो वो हमें दिखाता है 1 मिनट के कैंडल का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लोवेस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस। तो ये हमें एक कैंडल दिखाता है। सिमिलरली अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देखूंगा तो वो मुझे दिखाएगा कि 5 मिनट में प्राइसेस का ओपन क्या था, क्लोज क्या था, लो क्या था और हाई क्या था। सिमिलरली 15 मिनट्स में भी ऐसे ही कैंडल्स हमें दिखाएंगे। तो कैंडलस्टिक्स हमें दो तरह के मिलते हैं, एक होते हैं बुलिश कैंडलस्टिक्स और दूसरा होता है बियरिश कैंडलस्टिक्स। तो अगर हम अब कैंडलस्टिक्स को देखें, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है। जब भी आपको एक ग्रीन कैंडल दिखे वो एक बुलिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल का मतलब वो कैंडल होती है जो नीचे स्टार्ट होती है और ऊपर जाती है टाइम के साथ। तो यहाँ पर एक ये ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर ये जो प्राइस आप देख रहे हो जहाँ से ये ग्रीन बॉडी स्टार्ट होती है, ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम बॉडी ऑफ द कैंडल कहते हैं। तो जहाँ से ये स्टार्ट हुई है, यानी कि मैंने कहा आपको कि ग्रीन कैंडल है तो ये नीचे से स्टार्ट होती है, तो जहाँ से ये स्टार्ट होती है उसको हम ओपनिंग प्राइस कहते हैं और ये सीधे ही ऊपर गई है जहाँ पर ये ग्रीन बॉडी क्लोज हुई है, तो इसे हम क्लोजिंग ऑफ द कैंडल कहते हैं।
यहाँ पर जो ये अपर लाइन आप देख रहे हो और आप लोअर लाइन देख रहे हो, इन्हें हम शैडोज या विक्स ऑफ द कैंडल कहते हैं। जो ये अपर विक है ग्रीन कैंडल में, ये हमें हाई ऑफ द कैंडल रिप्रेजेंट करती है, और ये जो लोअर पार्ट है ये हमें लो ऑफ द कैंडल रिप्रेजेंट करती है। यानी कि शॉर्ट में अगर हम समझे, ये कैंडल यहाँ पर शुरू हुई है, फिर ये थोड़ा नीचे आई है, यहाँ पर इसका लोवेस्ट प्राइस था। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5 रुपीज प्राइस था, तो यहाँ पर 4 रुपीज प्राइस होगा, और ये ऊपर गई है सीधे, और मैं मान लेता हूँ ये क्लोज हुई है 9 रुपीज पे, और इसने जो ये हाई लगाया है यहाँ पर, यानी कि ये इस टाइम फ्रेम का हाईएस्ट प्राइस होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 10 रुपीज है। तो यही होता है एक कैंडल में ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सिमिलरली अगर मैं रेड कैंडल की बात करूं, रेड कैंडल होती है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल ऊपर से नीचे आती है, यानी कि जहां से ये स्टार्ट होगी उसको हम ओपनिंग ऑफ द कैंडल कहते हैं, क्योंकि ये एक रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग ऊपर होगी, और जहां पर ये रेड बॉडी खत्म हो जाएगी उसे हम क्लोजिंग ऑफ द कैंडल कहते हैं। और ये जो यहाँ पर आप लोअर विक देख रहे हो, ये हमें लो ऑफ द कैंडल दिखाएगी, और जो हाई है ये होगा हाईएस्ट प्राइस। शॉर्ट में याद रखना है कि हाई और लो दोनों कैंडल्स में सेम होता है, ये रिप्रेजेंट करता है लोवेस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस को, लेकिन जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में अपोजिट है। ग्रीन में नीचे ओपनिंग है लेकिन रेड में ऊपर ओपनिंग है। ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जाती है और रेड कैंडल ऊपर से नीचे आती है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। और एक पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो बॉडी ऑफ द कैंडल होती है, यानी कि ये रेड पार्ट और इस कैंडल का ग्रीन पार्ट, इसमें होता है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, लेकिन जो शैडोज है या जिन्हें हम विक्स भी कहते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हाई प्राइस को और लो प्राइस को। अब हम कैंडल स्टिक्स की रीडिंग इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको रीडिंग में कोई भी हैमर नहीं सिखाने वाला हूँ, कोई भी डोजी वो किससे नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पर नहीं कहने वाला ये बुलिश किकर है या कोई और कैंडल है। मैं यहाँ पर आपको प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस इन कैंडल स्टिक्स को रीड करना सिखाऊंगा। फिर आपको उसके बाद किसी भी कैंडल का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अप ट्रेंड के लिए अलग कैंडल सिखाऊंगा, डाउन ट्रेंड के लिए अलग कैंडल सिखाऊंगा, साइडवेज मार्केट के लिए अलग कैंडल सिखाऊंगा, और मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स और वीक कैंडल्स का भी जिक्र करने वाला हूँ। अब हम कैंडल स्टिक्स की रीडिंग को एडवांस्ड लेवल तक सीखेंगे। इसमें हम 4 तरह के कैंडल्स को सीखेंगे, जिनमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स या जिन्हें हम बाइंग प्रेशर कैंडल्स भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वीक बुलिश और लेस बाइंग प्रेशर कैंडल्स, फिर होगा स्ट्रॉन्ग बियरिश और सेलिंग प्रेशर कैंडल्स, और होगा वीक बियरिश और लेस सेलिंग प्रेशर कैंडल्स। यही 4 तरह के कैंडल्स मार्केट में प्रेजेंट है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल है, यानी कि एक बुलिश कैंडल है। तो ये यहाँ पर ओपन हुई है, थोड़ा नीचे आई है, यहाँ पर लो लगाया है, और इसके बाद सीधे ऊपर गई है और यहीं पर क्लोज हुई है, यानी कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो यहीं पर क्लोज हुई है। तो इसे हम डायरेक्टली कहेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, क्योंकि ये प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग मूव को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पर प्राइसेस क्लोज हुए हैं वो इसका हाई भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसे हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहेंगे। तो अगर हम इसे टेक्निकल एनालिसिस में नाम दे तो आपने पढ़ा होगा, इसे हम बुलिश मारुबुजू कहते हैं। यहाँ पर और एक कैंडल है जो यहाँ पर ओपन हुई है और सीधे ही नीचे आई है, और इसका जो लो और क्लोज है वो सेम है, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। तो ये एक सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बाद एक्सपेक्टेड होगा कि और सेलिंग आ सकती है। सिमिलरली अगर हम और एक कैंडल को देखें, इसमें क्या है, यहाँ पर प्राइसेस ओपन हुए हैं, सीधे ही ये ऊपर गया है, यानी कि ये थोड़ा भी नीचे नहीं आया है, इसने कोई भी लो नहीं लगाया है। इसका जो ओपनिंग प्राइस है और जो लोवेस्ट प्राइस है वो सेम है, यानी कि ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बायर्स जो है वो एग्रेसिव हो रहे हैं और वो हायर प्राइसेस पर बाय करने के लिए तैयार है। और ये जो कैंडल जहां पर क्लोज हुई है वही इसका हाई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, और इसके बाद बाइंग एक्सपेक्टेड होती है। सिमिलरली ऐसे ही होगी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, जिसका हाई और ओपन सेम होगा और जिसका लो और क्लोज भी सेम होगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी, और इसके बाद एक्सपेक्टेड होगा कि और सेलिंग आ सकती है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम इस कैंडल को देखें तो नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, इसे हम हैमर कहते हैं। तो हैमर हम नाम याद नहीं रखेंगे, हम सीधे ही प्राइस का बिहेवियर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ है, क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल है। उसके बाद क्या हुआ है, सेलर्स ने इसे नीचे लाया है, नीचे लाया है, नीचे लाया है अप टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर फिर बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुए हैं, और बायर्स ने इस पॉइंट से प्राइसेस को सीधे
सीधे ही ऊपर लाया है और यहाँ पर प्राइसेस की क्लोजिंग की है और यहीं पर हाई प्राइस भी है। तो आप देख सकते हैं कि पहले सेलर्स एक्टिव थे, उसके बाद बायर्स आए और सारा सेलिंग प्रेशर खत्म करके कैंडल को ऊपर की तरफ क्लोज करवाया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तभी आपने सुना होगा कि जब आप देखें कि प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, उसके बाद एक हैमर पैटर्न बन रहा है, तो आपको इसके हाई पे बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में जो एग्रेसिव सेलर्स थे उनकी पोजीशंस कम हो रही है और जो बायर्स है वो एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं हायर प्राइसेस पे। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं, हम प्राइस एक्शन में इंडिविजुअल कैंडल पर बाइंग या सेलिंग नहीं करते हैं, हम इसको कंबाइन करते हैं ट्रेंड के साथ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ और स्विंग के नेचर के साथ। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हम हैमर को अकेले ट्रेड नहीं करते हैं, हम इसके साथ और भी चीजें देखते हैं। कभी कभार आपको दिखेगा कि हैमर बना है लेकिन उसके साथ वॉल्यूम ही नहीं होगा, तो वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि हम इन्हें यूज भी कैसे करते हैं। फिलहाल आप बस इनकी रीडिंग सीखिए। इसके बाद आप देख सकते हो और एक हैमर है, बस इसमें इतनी डिफरेंस है कि इसमें एक विग भी बनी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, चाहे हैमर की अपर विग बने या ना बने तो वो मैटर नहीं करती है। सिमिलरली यहाँ पर एक रेड हैमर है, तो ये यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है। ये यहाँ पर हमें दिखाता है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्राइसेस जो है वो सीधे नीचे आए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स ने सीधे ही प्राइसेस को इस पॉइंट तक लाया है और यानी कि जो इसका हाई है, और उसके बाद प्राइसेस जो है वो क्लोज यहाँ पर हुए हैं। तो हालांकि ये एक रेड कलर की कैंडल है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। ये हमें दिखा रही है कि सेलर्स जो एक्टिवेट हुए थे और इन्होंने प्राइस को नीचे लाया, उसके बाद लेकिन यहाँ पर बायर्स आए और एग्रेसिव बाइंग में प्राइसेस को ऊपर ले गए। तो चार्ट में आपको याद रखना है, जब ऐसी कैंडल बने तो यहाँ पर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। सिमिलरली इस वाली कैंडल में आप देख सकते हैं कि इसकी एक विक है, तो विक पे आपको नहीं जाना है, मैंने अभी भी आपको कहा, और ना ही यहाँ पर आपको कलर पे जाना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में याद रखना है, अगर नीचे की विक बड़ी है तो वो रिप्रेजेंट करता है बुलिश प्रेशर को, लेकिन अगर ऊपर की विक बड़ी है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर में बनती है, जो कि आपने ऐसा पढ़ा होगा कुछ, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग प्रेशर को। तभी हम कहते हैं कि जब इन्वर्टेड हैमर बनता है हम सेलिंग करेंगे, लेकिन जब हैमर बनेगा तब हम बाइंग करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, अगर नीचे की साइड की विक बड़ी है तो वो रिप्रेजेंट करती है बाइंग प्रेशर को, अगर ऊपर के साइड की विक बड़ी है तो वो रिप्रेजेंट करती है सेलिंग प्रेशर को। अगर हम यहाँ पर इस कैंडल में देखें तो ये एक ग्रीन कैंडल है, तो ये यहाँ पर ओपन हुई होगी और इसका लो भी यहीं पर होगा, क्योंकि ये कैंडल नीचे नहीं गई है, और ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है और इस कैंडल का हाई यहाँ पर है। तो अब आपको गैस करना है, क्या ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है या एक वीक बुलिश कैंडल है या एक ये सेलिंग कैंडल है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, प्राइसेस यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ तक वो ऊपर गए हैं, फिर यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए और प्राइस को यहाँ तक लाए हैं। तो ये कैंडल हमें क्या दिखा रहा है, ये एक बाइंग कैंडल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल नहीं है, क्योंकि इस कैंडल में सेलर्स ने प्राइसेस को ऊपर की लेवल से नीचे लाया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 50% बॉडी है या 60% भी बॉडी हो सकती है, और यहाँ पर जो विक है वो भी 50 से 60% या 40% है। तो ये कैंडल्स को हम इनडिसीजन कैंडल भी कहते हैं। सिर्फ डोजी ही इनडिसीजन कैंडल नहीं होती है, ये कैंडल्स भी इनडिसीजन कैंडल होते हैं। अगर ये कैंडल्स बाइंग साइड भी बने तो ये वीक बाइंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद हम बाइंग की पोजीशंस नहीं बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये एक कैंडल है, क्योंकि इसकी लोअर विक है, तो मैंने आपको कहा था कि लोअर विक रिप्रेजेंट करती है बाइंग प्रेशर को, लेकिन जो यहाँ पर बॉडी है यानी कि रेड बॉडी है तो ये रिप्रेजेंट करती है सेलिंग प्रेशर को। तो ये एक कैंडल है, इसमें बाइंग भी हुई बहुत ज़्यादा हुई है और सेलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये भी एक इनडिसीजन कैंडल है। अगर ये सेलिंग साइड बनती है तो ये एक वीक सेलिंग को रिप्रेजेंट करती है, इसके बाद हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाते हैं। बस यहाँ पर आपको और एक रूल याद रखना है, वो है विक टू बॉडी प्रोपोर्शन, यानी कि विक टू बॉडी रेशो, यानी कि विक बड़ी है या बॉडी बड़ी है। अगर विक बड़ी है, अगर वो ऊपर के साइड बनी है तो वो सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, और अगर विक नीचे साइड बनी है और वो बड़ी है तो वो बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। अगर बॉडी बड़ी है
और वो ग्रीन बॉडी है, मतलब विक्स के कंपैरिजन में बॉडी बड़ी है और बॉडी ग्रीन है, तो वो बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर बॉडी रेड है और विक्स के कंपैरिजन में बड़ी है तो वो रिप्रेजेंट करती है सेलिंग को। बस ये रूल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर अब 3 कैंडल्स की हमें कॉम्बिनेशन है। इन तीनों कैंडल्स में क्या है, एक कैंडल ग्रीन कैंडल है, दूसरी भी ग्रीन है और तीसरी कैंडल रेड है। अब आपको 3 सेकेंड्स में ये गेस करना है क्या ये बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है या वो सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो शॉर्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर विक्स बनी है, यहाँ पर भी लोअर विक है और बड़ी सी यहाँ पर भी एक लोअर विक है। ये ग्रीन बॉडी है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। इस वाले कैंडल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग हुई है, लेकिन सेलिंग को रिजेक्ट करके फिर से प्राइस को ऊपर की डायरेक्शन में ले जाया गया है बाय बायर्स। शॉर्ट में आपको याद रखना है कि ये एक बाइंग की सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर जैसे ही ये हाई ब्रेक होता हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस बना सकते थे। और ये भी आपको याद रखना है, जब भी आपको कहीं पर ऐसी सिचुएशन दिखे यानी कि 3 कैंडल्स है और उनकी बड़ी बड़ी लोअर विक्स बन रही है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर और एक सिचुएशन है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है जिसे हम मारूबुजू भी कहते हैं, उसके बाद एक विकेट कैंडल है, लोअर विकेट कैंडल, उसके बाद और एक लोअर विकेट कैंडल है। तो शॉर्ट में ये भी एक बाइंग की सिचुएशन है, इसके बाद आप बाइंग की पोजीशंस बना सकते हो। तो ऐसे कैंडल्स आपको यूजुअली अप ट्रेंड में मिलेंगे या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मिलेंगे। और एक सिचुएशन है, यहाँ पर 2 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स है, उसके बाद जैसे ही एक रेड कैंडल आया है, रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर गए हैं, अब मैं सेलिंग करूंगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो कैंडल है ये भी बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ये भी एक बाइंग की सिचुएशन है। अगर मैं पहले 2 कैंडल्स को देखूं तो अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ा होगा तो इस कैंडल को हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये इस रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर रहा है और उसके बाद ऊपर जा रहा है। और उसके बाद जो कैंडल बनी है इसमें एक बड़ी सी लोअर विक है जो कि बुलिश प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है और इसका भी हाई ब्रेक कर रही है, यानी कि यहाँ पर एंट्री की सिचुएशन बन सकती है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाइंग प्रेशर रिप्रेजेंट करता है और ये वाले जो कैंडल्स है ये सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। भले ही इसमें 2 ग्रीन कैंडल्स है लेकिन ये सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी 3 विक्स बनी है, यानी कि जब भी ऊपर की विक्स होती है वो सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट। यहाँ पर आप एक सिचुएशन देख सकते हो, ये निफ्टी 50 का रिसेंट का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो रेड कैंडल है लेकिन इसमें लोअर विक है, बड़ी बड़ी लोअर विक है, यहाँ पर भी बड़ी लोअर विक है, यहाँ पर भी बड़ी लोअर विक है। यानी कि मैंने आपको कहा जब भी बड़ी बड़ी लोअर विक्स बनती है नीचे की तरफ तो वो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब शॉर्ट में होता है कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं लेकिन बायर्स उसको ऊपर ले जा रहे हैं, प्राइसेस फिर से नीचे आ रहे हैं लेकिन बायर्स उसको ऊपर ले जा रहे हैं। फिर आप देखो कि प्राइसेस में बड़ा मूव आया है, यहाँ पर भी देखो प्राइस को जब ऊपर जाना होता है कि तो ये लोअर विक्स की कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन करता है, उस वक्त ये अपर विक्स उतनी ज्यादा नहीं बनाता है। यहाँ पर भी देखो लोअर विक्स की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद फिर से प्राइसेस ऊपर गए हैं। आगे मैं ये आपको ट्रेंड में भी सिखाऊंगा कि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तब विक्स का या कैंडल्स का नेचर कैसा रहता है। अब हम देखेंगे ट्रेंड इन प्राइस एक्शन। ट्रेंड पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई है तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। ट्रेंड रेफर्स टू द ओवरऑल डायरेक्शन इन विच द प्राइस ऑफ एन एसेट आर मूविंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट में कि टाइम के साथ प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसे ट्रेंड कहते हैं। जो ट्रेंड की टाइप्स है वो 3 है। पहला है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि टाइम के साथ जो प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि टाइम के साथ प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और साइडवेज ट्रेंड का मतलब होता है कि टाइम के साथ प्राइसेस जो है वो एक रेंज में रह रहे हैं या एक कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में हायर हाईज और हायर लोज का पैटर्न बनता है, यानी कि प्राइसेस यहाँ पर स्टार्ट हुए, पहला हाई बनाया, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट में पहला लो बनाया। जब ये ऊपर जाते हैं तो हायर हाई बनाते हैं, यानी कि ये वाला जो हाई है वो पिछले वाले हाई के कंपैरिजन में हायर होता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट लो बनता है, यानी कि जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आती है, जो यहाँ पर लो बनता है वो पिछले वाले लो के कंपैरिजन में हायर लो होता है। और ये इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हो कि L2 जो है वो L1 से बड़ा है, L3 जो है वो L2 से बड़ा है। शॉर्ट में हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बनता है। यहाँ पर जो आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अप ट्रेंड याद रखने हैं, यानी कि जो अप ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर होता है। अप ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर में हम स्विंग
लोज पे ट्रेड करते हैं, यानी कि जैसे ही प्राइस ऊपर गए उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आता है हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और दूसरा ट्रेड हम करते हैं जैसे ही इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। ये दो तरीके होते हैं ट्रेंड को ट्रेड करने के। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आपको अप ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट दिखे यानी कि रेड कैंडल्स दिखे तो वो शॉर्ट लिवर्ड मूवमेंट होता है, और वो जो रेड कैंडल्स होते हैं वो स्मॉल रेड कैंडल्स होते हैं। यूजुअली आप देखोगे कि उन रेड कैंडल्स में आपको लोअर विक बड़ी दिखेगी। जब आपको लोअर विक बड़ी दिखेगी तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, यानी कि जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो लॉन्ग विक्स होती है वो बॉटम पे होती है, टॉप पे नहीं होती है। जो सेलिंग प्रेशर होता है उसको रिजेक्ट किया जाता है और प्राइसेस को हायर लेवल्स पर पुश किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर आपको हमेशा अप ट्रेंड में दिखेगा, यानी कि यहाँ पर लोअर विकेट वाली बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। रिटेल ट्रेडर्स उनको लगता है यहाँ पर विक्स बन रही है तो ये उतना पावरफुल मूवमेंट नहीं है। तो मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा अप ट्रेंडिंग में यही पावरफुल मूव होता है जब आपको लोअर विक्स दिखे। बार बार बनती है लोअर विक्स, लोगों के स्टॉप लॉस आती है फिर ऊपर जाते हैं, क्योंकि मार्केट का नेचर होता है कि वो सबसे पहले वीक हैंड्स को मार्केट से रिमूव करती है, फिर उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आता है। उसके बाद अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो इसमें लोअर हाईज और लोअर लोज का पैटर्न बनता है, यानी कि यहाँ पर H1 पहला हाई है, H2 पहला हाई है। यहाँ पर जो H2 है यानी कि सेकंड हाई है वो पिछले वाले हाई के कंपैरिजन में लोअर है। सिमिलरली जो L2 है वो सेकंड लो है, वो पिछले वाले लो के कंपैरिजन में लोअर है। शॉर्ट में याद रखना है लोअर हाईज और लोअर लोज का पैटर्न बनता है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हम स्विंग हाईज को ट्रेड करते हैं और ब्रेक डाउन ऑफ द लोज को ट्रेड करते हैं, यानी कि ये एक डाउन ट्रेंड है। जैसे ही हाई बना उसके बाद हम थोड़ी कंफर्मेशन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैंडल्स। उसके बाद यहाँ पर हम सेलिंग की ट्रेड बनाते हैं। जैसे ही इन लोज का ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर भी हम अपनी ट्रेड्स बना सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल्स का पुल बैक होता है वो शॉर्ट लिवर्ड होता है, और जो यहाँ पर आपको यूजुअली विक्स दिखेंगी वो लॉन्ग विक्स होती है एट द टॉप। जब आपको टॉप पे विक्स दिखेंगी तो वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। ये अप ट्रेंड की कैंडल्स है, यानी कि विक्स जो है वो नीचे बनती है और ये वाली आपको दिखेंगी डाउन ट्रेंड में, यानी कि ऊपर की विक्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है सेलिंग प्रेशर। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है जो भी ऊपर की लेवल पर बाइंग हुई है इसको रिजेक्ट किया गया है और मार्केट ने प्राइसेस को नीचे लाया है। अगर हम साइडवेज मार्केट या कंसोलिडेशन मार्केट की बात करें तो इसमें हम बाय लो एंड सेल हाई करते हैं, यानी कि ये एक रेंज है। जैसे ही प्राइसेस रेजिस्टेंस पर आए यहाँ पर हम सेलिंग करते हैं, जैसे ही प्राइसेस सपोर्ट पे आए यहाँ पर हम बाइंग करते हैं। लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता है। रियलिटी में आपके 1000 बार स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसके लिए आप हमारी साइडवेज मार्केट की वीडियो देखें, उसमें हमने कहा है कि साइडवेज मार्केट कब फॉर्म होती है, उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड्स बनाते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा इसे एक्सप्लेन करूँ। जब आपको दिखे कि स्विंग का नेचर 2 से 3 बार चेंज हो रहा है, स्विंग का नेचर मतलब प्राइस ऊपर जा रहे हैं नीचे आए, हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन की, तो ये होता है अप ट्रेंड। लोअर हाईज और लोअर लोज की फॉर्मेशन करेगा तो वो होता है डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन। जब आपको दिखे कि मार्केट में स्विंग का नेचर 2 से 3 बार चेंज हो रहा है तो वो साइडवेज मार्केट की फॉर्मेशन होती है। जब आपको दिखे प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, पहला हाई बनाया फिर लो बनाया तो यहाँ पर लो बनाया, जब नेक्स्ट हाई बनाया तो वो लोअर हाई बनाया, लेकिन जो लो लगाया वो हायर लो होता है। हायर लो अप ट्रेंड की निशानी है, लेकिन जो लोअर हाईज है वो होती है डाउन ट्रेंड की निशानी। तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर स्विंग का नेचर चेंज होता है। इसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि साइडवेज मार्केट आने वाला है। अब हम देखेंगे वॉल्यूम इन प्राइस एक्शन। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम शोज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड। यहाँ पर आपको याद रखना है बॉट एंड सोल्ड। इसका मतलब होता है जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं एक बंदा बाई करता है और दूसरा बंदा सेल करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक शेयर बाई किया और मैं तभी बाई कर पाऊंगा जब सामने वाला ये शेयर बेच रहा होगा, यानी कि जब एक बंदा बेचता है और दूसरा बंदा खरीदता है तब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ पर एक शेयर की ट्रांजैक्शन हुई है तो यहाँ पर वॉल्यूम 1 आएगा। शॉर्ट में याद रखना है जब एक बंदा खरीदता है और दूसरा बंदा बेचता है तब एक वॉल्यूम बनता है। सिमिलरली 10 वॉल्यूम बनने के लिए एक बंदा 10 शेयर बेचना चाहिए और दूसरा बंदा 10 शेयर खरीदना चाहिए, तब वॉल्यूम
बनता है। अब हम आगे सीखेंगे एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस। इसमें हम वो सारा कुछ देखेंगे जो आपको रियल ट्रेडिंग में इस्तेमाल होगा, और मैं आपको यहाँ पर प्योर प्राइस सेक्शन सिखाऊंगा। कोई भी इंडिकेटर हम इसमें यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, देयर इज नो सच थिंग एज मोर बायर्स देन सेलर्स और मोर सेलर्स देन बायर्स। मार्केट में एक मिथ ये भी है कि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ज्यादा बायर्स है एज कम्पेयर टू सेलर्स, या अगर प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा होता है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ज्यादा सेलर है एज कम्पेयर टू बायर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने मार्केट में बायर्स होते हैं उतने ही सेलर्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जब एक पार्टिसिपेंट बाई करता है तो दूसरा पार्टिसिपेंट सेल करता है। जब उनके बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो एक वॉल्यूम बनता है। इसलिए जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो वहां पर जितने सेलर्स है उतने ही बायर्स है। सिमिलरली जब प्राइसेस नीचे जाते हैं वहां पर उतने ही सेलर्स है जितने बायर्स है। तो ये एक मिथ है कि इस वक्त मार्केट में ज्यादा बायर है या ज्यादा सेलर्स है। फॉर एवरी बायर देयर नीड्स टू बी अ सेलर। हर एक आदमी जो बाय कर रहा है उसके अगेंस्ट में एक सेलर जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। सिमिलरली फॉर एवरी सेलर देयर नीड्स टू बी अ बायर। जब कोई सेल करे तो उसके अगेंस्ट में एक बायर जरूर होता है। तो ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा बायर्स है या ज्यादा सेलर्स है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड बट वॉल्यूम कैन बी। जो स्मार्ट मनी होती है प्राइस को मैनिपुलेट तो कर सकती है लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 क्वांटिटी ट्रेड की तो वो वॉल्यूम पे शो करेगा, लेकिन जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वांटिटी में नीचे खरीदूंगा, फिर स्मार्ट मनी आएगी इसको ऊपर ले जाएगी, फिर से इसको नीचे ले जा सकती है, लेकिन जो क्वांटिटी ट्रेडेड है वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्राइस जो है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल है। जब मैंने अभी आपको समझाया था कि मार्केट में ज्यादा बायर या ज्यादा सेलर, ये वाला कॉन्सेप्ट फेक होता है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा फिर प्राइसेस कैसे ऊपर या नीचे चले जाते हैं। तो उसके लिए एक टर्म है मार्केट में, जब मार्केट ऊपर जाता है तब वहां पर हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव बायर्स प्रेजेंट है। सिमिलरली जब मार्केट नीचे जाता है तो वहां पर होती है एग्रेसिव सेलिंग और वहां पर एग्रेसिव सेलर्स प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स में अभी आपको डीप में समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं। सिमिलरली जब प्राइस ऊपर जाता है और उसके साथ वॉल्यूम ऊपर नहीं जाता है या बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम होता है तो उसे हम कहते हैं वीक बाइंग। और सिमिलरली जब वीक सेलिंग होती है तो वो होता है कि प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज्ड वॉल्यूम है, तो यहाँ पर ये वीक सेलिंग होती है। ये वाले 4 पॉइंट्स आपको प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये मैं आपको आगे कैंडल्स पे सिखाऊंगा, चार्ट पैटर्न्स पे सिखाऊंगा और ट्रेंड्स पे सिखाऊंगा कि इनको यूज कैसे करते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव बायर प्रेजेंट होते हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। सिमिलरली जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तब एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव सेलर्स प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड टाइप कैटेगरी है वो है वीक बाइंग और वीक सेलिंग। ये वाले मूव्स जो है वो फेक होते हैं और प्राइसेस रिवर्स कर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि एग्रेसिव बायर क्या होता है। एन एग्रेसिव बायर इज समवन हु इज ईगर टू परचेज ए स्टॉक एंड इज विलिंग टू पे ए हायर प्राइस फॉर इट। इसका मतलब होता है जब एक स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होता है या एक बड़ा कैंडल बनता है, आपने देखा होगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो वहीं पर यहाँ पर भी खरीदते हैं, फिर यहाँ से ऊपर जाता है यहाँ पर भी खरीदते हैं। तो इस वक्त एग्रेसिव बाइंग में इनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता है, इनको बस ये स्टॉक चाहिए। इनको लगता है कि इसके बाद भी ये अभी ऊपर जा सकता है, तो इसे एग्रेसिव बाइंग कहते हैं। यानी कि इनको जो भी प्राइस मार्केट में मिल रहा है ये उस पे खरीदने के लिए तैयार है। ये एग्रेसिव बाइंग में कंटिन्यूअसली इस स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब 2 सिचुएशन है, यहाँ पर भी अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर भी अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर प्राइस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। यानी कि ये वाला जो मोमेंटम है, ये वाला बाइंग का मोमेंटम, इसको हम कहते हैं एग्रेसिव बाइंग। यानी कि वो वाली बाइंग जिसमें प्राइस भी ऊपर जाता है और साथ साथ वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। दूसरे केस में क्या है कि प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, इसे हम वीक बाइंग कहते हैं। यानी कि जो सेकंड वाला केस है, इस वाले स्टॉक के अप ट्रेंड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जो पहला वाला केस है इसमें मेरा बाइंग का इंटरेस्ट है, इसमें मैं बाइंग के सिग्नल्स ढूंढूंगा और उन पे ट्रेड करूंगा। वॉल्यूम आपको इंडिकेट करता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। आप सोलोली ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कर सकते। आपको या तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना होगा या तो आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं।
Aggressive seller is someone who is keen to sell a stock and is willing to accept a lower price. जब स्टॉक क्रैश करता है तो जो सेलर है वो किसी भी प्राइस पर इस स्टॉक को बेचने के लिए तैयार है, इसे एग्रेसिव सेलिंग कहते हैं। एग्रेसिव सेलिंग होने के लिए भी आपको इंक्रीज्ड वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक एग्रेसिव सेलिंग है। लेकिन जो सेकंड केस है, इसमें प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो भी नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डिक्रीज्ड वॉल्यूम है। इसे हम एग्रेसिव सेलिंग नहीं कहेंगे, इस वाले स्टेज को हम कहेंगे वीक सेलिंग। यहाँ पर इस वाले डाउन टर्न में मैं कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लेकिन इस वाले डाउन टर्न में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर मैं सिग्नल्स ढूंढूंगा सेलिंग के। यहाँ पर आप हम देखेंगे प्राइस और वॉल्यूम में रिलेशन क्या है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है बुलिश स्टॉक को, और ये रिप्रेजेंट करता है एक रियल और पावरफुल मूव को। लेकिन अगर इंक्रीज्ड प्राइस है, यानी कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और जो वॉल्यूम है कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में गिर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट करता है वीक बाइंग को। इस वाले स्टॉक में हम परफॉर्म नहीं करेंगे। तीसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग बियर स्टॉक को। इस वाले स्टॉक में हम सेलिंग के साइड के ट्रेडर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इस वाले स्टॉक में भी हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। फोर्थ प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और उसी के साथ साथ वॉल्यूम भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम वीक सेलिंग कहते हैं। इस वाले स्टॉक में हम परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी कि जब भी हम किसी स्टॉक में परफॉर्म करेंगे उसमें या तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम और इंक्रीज्ड प्राइस होना चाहिए, या तो डिक्रीज्ड वॉल्यूम विद डिक्रीज्ड प्राइस होना चाहिए। इन स्टॉक्स में हम परफॉर्म करते हैं। अब हम वॉल्यूम एनालिसिस को कैंडलस्टिक्स के साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैंडलस्टिक्स विद एग्रेसिव बाइंग। ये है एक ग्रीन कैंडल जिसमें एक लंबी सी बॉडी है और छोटी सी विक्स है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे मारुबोजो कैंडल कहते हैं। अगर मारुबोजो कैंडल में एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, या एक बिग ग्रीन कैंडल है उसमें एवरेज वॉल्यूम से, ये जो यहाँ पर ग्रीन लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एवरेज वॉल्यूम को। अगर इस एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है तो ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रॉन्ग मूव को, यानी कि ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। इसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल, या जिसे हम एग्रेसिव बाइंग भी कहते हैं। बड़ी सी ग्रीन कैंडल है विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम एक्टिविटी। सेकंड टाइप है बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, यानी कि मारुबोजो कैंडल है जिसमें एक छोटी सी विक है या एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसमें जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम है। इन वाले कैंडल्स में हम ट्रेड नहीं करते। ये एक वीक मूव होता है और ये एक वीक कैंडल है, और इस बाइंग को हम वीक बाइंग कहते हैं। इस वाली बाइंग में हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी सी ग्रीन बॉडी तो है लेकिन जो वॉल्यूम है या मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसे हम अवॉइड करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ कैंडल जो है जिसे हम कहते हैं कि बायर्स आर नॉट इन कंट्रोल। इसमें क्या होता है, एक लंबी सी विक है, ठीक है, छोटी सी ग्रीन बॉडी है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम मैंने ग्रीन रखा है, इसे मैं रेड भी रख सकता हूँ, डजंट मैटर, क्योंकि वॉल्यूम का कलर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन जो बायर्स है वो कंट्रोल में नहीं है। वो इस प्राइस को यहाँ तक ले गए थे, लेकिन फिर से सेलर्स ने इसे नीचे तक धकेला है, तो यहाँ पर इस कैंडल को हम वीक कैंडल कहते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ऐसे ही कैंडल्स को ट्रेड किया जाता है, यानी कि इस वाले कैंडल को हम कहेंगे वीक कैंडल। वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो बायर्स है वो कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद आती है एग्रेसिव सेलिंग। ये एग्रेसिव बाइंग का अपोजिट होगा। इसमें एक बड़ी सी रेड बॉडी है विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम एक्टिविटी। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये मूव स्ट्रॉन्ग मूव रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम सेलिंग के ट्रेडर्स देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अब हम देखेंगे वीक सेलिंग, यानी कि बड़ी सी रेड बॉडी है लेकिन जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है, तो ये एक वीक कैंडल है। डजंट मैटर इस कैंडल का साइज कितना है, इसमें वॉल्यूम कम है, तो ये हमारे लिए एक वीक कैंडल है। इसके सिग्नल पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो मूव रिप्रेजेंट करेगा वो एक वीक मूव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हुए थे, उसके बाद वो यहाँ तक नीचे आए थे। यहाँ से फिर से बायर्स ने इसे यहाँ तक धकेला है और जो ये कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज हुआ है और इस वॉल्यूम में हायर प्राइस एक्टिविटी है। ये कैंडल हमें रिप्रेजेंट करता है कि हायर वॉल्यूम एक्टिविटी तो है
लेकिन जो सेलर्स है वो टोटल कंट्रोल में नहीं है, यानी इसे ही हम कहते हैं कि बियर्स आर नॉट इन कंट्रोल। ये कैंडल वीक सेलिंग कैंडल होती है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी कैंडल जो है वो हर मार्केट में बनती रहती है। जो छोटी सी कैंडल हो या बड़ी कैंडल हो, तो उनमें एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम होता है, तो वो हमें कोई भी सिग्नल जनरेट करके नहीं देती है। इन्हें हम नॉर्मल मूव कहते हैं और इनसे हम कोई भी सिग्नल नहीं लेते हैं, ना ही हम इन्हें ट्रेड करते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट में है, जो आपको समझना है, ये वाले मैं आपको एडवांस्ड प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स में समझाऊंगा। यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कैंडल्स है वो नॉर्मल कैंडल्स है। इन कैंडल्स में क्या मसला होता है कि ये कैंडल्स यूजुअली बनती है स्मार्ट मनी की वजह से। जब स्मार्ट मनी मार्केट में एंट्री करती है, वो अवॉइड करती है बड़े कैंडल्स बनाना। वो उतने ही शेयर्स अब्जॉर्व करते हैं जितने मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो खुद ज्यादा सप्लाई या डिमांड क्रिएट नहीं करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई कैंडल दिखे जो छोटा सा हो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, उसके बाद जो भी मूव आएगा वो रियल मूव होता है। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।